आज हम लोग डील करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.1, 3.15 एनसीईआरटी ऑफ कोर्स, एंड बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, 12, 13, 14 एंड 15, 14 एंड 16। और किसी का कोई डाउट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? पहले निकालते हैं इन टेस्ट क्वेश्चन नंबर 3.1। आंसर नंबर 3.1 एनसीईआरटी पेज नंबर 68 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे कोई मतलब वाला क्वेश्चन नहीं है। ये कहता है कि आपको मैग्नीशियम +2 से मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है। तो कैसे करेंगे? हम सबको पता है कि वी कैन नॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज व्हाई वी हैव टू डिजाइन अ रेफरेंस सेल एंड द रेफरेंस सेल इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सिंपली हम लिखेंगे कि वी विल प्रिपेयर अ सेल of magnesium electrode dipped in a solution of magnesium sulfate मान लो, and connect it with the standard hydrogen electrode, right? या यूं कह सकते हो कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में आपको निकालना पड़ेगा, एंड इन विच मैग्नीशियम सल्फेट शुड हैव कंसंट्रेशन 1m, और इसका आपको पता ही है। तो हम इसका ई सेल निकालेंगे, दैट इज ई नोड माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब आपको पता है इसमें हाइड्रोजन का प्रेशर भी आप 1 atm रखते हो, इसकी कंसंट्रेशन भी आप 1m रखते हो, है ना? और आपको यह भी पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर आता है, हाइड्रोजन नीचे आता है। तो मैग्नीशियम विल एक्ट एज एन एनोड एंड इट विल एक्ट एज ए कैथोड। तो ये मैं पहले बेसिक बता दूं, फिर इसकी लैंग्वेज ट्राई करेंगे। तो एक ऐसा सेल तैयार करना है आपको मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोलाइट का, मैग्नीशियम की रॉड के साथ, जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो साथ में, रेफरेंस स्टैंडर्ड। इसमें हाइड्रोजन एज ए कैथोड बिहेव करेगा और मैग्नीशियम का जो सेल बनाओगे हाफ सेल, वो करेगा एनोड का। तो यहां हो जाएगा ऑक्सीडेशन और यहां हो जाएगा रिडक्शन। सो द सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इसका तो यहां पे होगा मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 1m शॉर्ट ब्रिज। इसका होगा रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब H+ से H2 जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा H+ 1m से H2 1 बार और प्लेटिनम। तो ये हो गया आपके पास सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो हम लिख, ठीक है? अब इसका आप ई नोड निकालोगे तो सेल रिएक्शन कैसी बनेगी? मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 और इसका बनेगा H+ से H2, ठीक है? मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूं एक बार। बैलेंस कीजिए 2 और इसको दे दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो जब आप इसमें रखोगे तो ई सेल हो जाएगा ई नोट 0 माइनस 0.059529 जो भी होता है अपॉन एन लॉग हाइड्रोजन का प्रेशर, मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन, H+ के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। बट सारे के सारे 1 है ना? सब 1 है, तो ये log 1 हो जाएगा। log 1 क्या होता है? 0, यानी कि इसमें से किसी भी चीज की आपके पास जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट विल बी ई नोड ऑफ कैथोड माइनस ई नोड ऑफ एनोड। कैथोड आपका ये है, तो कैथोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल -0 ई नोड ऑफ एनोड। अब जो ई सेल आपके कैलकुलेट करोगे, दैट ई सेल का नेगेटिव विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि आपको पता है ये दोनों रिडक्शन के रखते हैं। अब आप इसमें लैंग्वेज बना सकते हैं। लैंग्वेज कैसे बना सकते हैं कि टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम +2 ऑब्लिक मैग्नीशियम, वी हैव टू अज्यूम a standard electrode potential of hydrogen as shown in figure, या चाहो तो बस सिंपल
and the cell will can be represented as like this. ठीक है, नाउ ई सेल ई नोड कैथोड माइनस एनोड, ये हो गया ई सेल का नेगेटिव ई नोड. बस दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम. हो जाएगा ये. ठीक है, अब बुक्स में ये चीज डायरेक्ट दे दी जाती है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है यार ये कैसे निकलेगा. बेसिकली कंसंट्रेशन हम जिसके भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं उसकी कंसंट्रेशन हम 1 मानते हैं ताकि ये वाला पोर्शन सारा का सारा 0 आ जाए, फिर आपका ई नोड निकल जाएगा. ठीक है ना. चलिए आइए इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3.15. क्वेश्चन नंबर 3.15. आयरन की जो रस्टिंग है वो सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने छुड़ा रखी है, अदरवाइज मैं करा चुका होता उसको. ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, बैक एक्सरसाइज. ठीक है, तो डेल्टा जी नोड होता है हमारे पास माइनस एन एफ ई नोड. तो डेल्टा जी नोड तब निकलेगा जब आपको ई नोड पता हो और एन पता हो. तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जिंक से Zn+2 बन रहा है और Ag2O होगा ना ये, Ag प्लस से 0. तो ये हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन एंड हियर यू गो फॉर रिडक्शन. ठीक है, तो ई नोड निकालना पड़ेगा इस सेल के लिए और कोई वैल्यू आपको नहीं दे रखी है. और अगर आप इस पे ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसके लिए ई सेल निकालूं, ई सेल होगा ई नोड माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट में Zn+2 की कंसंट्रेशन, ये आपका सॉलिड है, और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर. रिएक्टेंट में सब कुछ सॉलिड है तो 1 रख सकते हैं. ठीक है, और आपका ई नोड निकालना पड़ेगा. तो ई सेल से काम नहीं है आपको ई नोड से काम है. तो ई नोड होगा आपके पास ई नोड ऑफ कैथोड माइनस ई नोड ऑफ एनोड. ठीक है, ई सेल आपसे पूछा नहीं है, आपसे ई नोड पूछा है. तो ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है तो ये हो जाएगा एनोड, ये हो जाएगा कैथोड. और कैथोड का Ag प्लस से Ag का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको टेबल में से देख करके लिखना पड़ेगा. जो एनसीईआरटी में टेबल देखो कहां पे लिखी हुई है, अगर पेपर में आएगा तो वो देगा आपको, इसलिए परेशान मत होना कि सर हमें याद करना पड़ेगा क्या. देखना कितना है, कहां है टेबल, ये रही. हाँ, Ag प्लस से Ag. पहले जिंक का देख लो, जिंक का लिख रखा है माइनस 0.76. ये तो याद भी था. अब आइए Ag का. Ag में 2 दे रखे हैं, एक Cl का कहाँ है Ag, हाँ ये रहा. हाँ 0.80. तब इन दोनों को जोड़ दो, ई नोड आ गया आपके पास. अब डेल्टा जी नोड निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिख रहा है आपको, और ई नोड 1.56. बस सॉल्व कर दो. क्या हो गया इसमें, किसका था डाउट? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, आपको ई नोड निकालना है ना. ई सेल निकालता तो आपको कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती ना, आपको तो निकालना ही ई नोड है. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. भाई देखो, अब ये कर्व खींचने के लिए तो खैर बोर्ड में आएगा नहीं, बट देख लो ये कहना क्या चाह रहा है. ये आपको कंसंट्रेशन और कप्पा की वैल्यू दे रखी है, और आपको पता है एक डी बाई ऑन्स्कर इक्वेशन थी, पाई एम इज इक्वल टू पाई नोड माइनस
के अंडर सी करके थी, वो यूज नहीं होती हमारे जनरली, ठीक है, कांस्टेंट है, ए मान लो, ठीक है। अब आपको भी पता है कि अगर आप इसका कर्व खींचेंगे तो यहां पे रूट सी रखेंगे, यहां पाई m रखेंगे, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स और c का हिसाब है, तो स्लोप आपका नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव इंटरसेप्ट, कर्व ऐसा जाएगा। तो ऐसा कर्व कैसे खींच पाओगे आप, ठीक है। तो आपको पहले पाई m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पाई m कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यहां दे रखी है, कप्पा यहां दे रखा है, ये दोनों वैल्यूज यहां रखो और इसकी वैल्यू निकालते चलिए, तो आपको पाई m की वैल्यू आती जाएगी इस तरह से। पाई m की वैल्यू मिल गई, ये आ गई। इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रखते जाएंगे, मिलता जाएगा। अब c का रूट सी निकाल लीजिए, इन सब का रूट निकालते चलिए तो आपको ये वैल्यूज मिलती जाएगी। अब रूट सी मिल गया, पाई m मिल गया, तो रूट सी की इस वैल्यू पर पाई m की वैल्यू ऐसे करके ऐसे इस पर टिक करते चलिए और फिर इस लाइन को खींच दीजिए, ये आपका कर्व हो जाएगा। पहले आप बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई, क्या क्या बोला मैंने? ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पाई m तो निकल जाएगा, कैलकुलेशन करते जाओगे निकलता जाएगा। अब बात करते हैं पाई नोट जहां पे कटेगा वो आपका, और जब ये कर्व खींचोगे तो ये लाइन जहां पे कटेगी इस वैल्यू को आप नोट कर लेना, ये आपका पाई m नोट हो जाएगा, ठीक है। शायद 124 के आसपास है मेरे हिसाब से, ये है ना। तो इसको 124 आएगा, यहां पे कर्व से ही आएगा, तो पाई नोट भी निकल जाएगा। और क्या बोल रहा है ये, बस खत्म, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा, वैसे कर्व आता नहीं है। मतलब देखो सिंपल सी बात करो, हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन करे थे कि हमें दो वैल्यू, हमें अगर a इक्वल्स टू बी माइनस सी डी का कर्व b माइनस डी ई है, हमें c और e की वैल्यू दे रहा है, c और e की वैल्यू दे रहा है, तो a की वैल्यू निकालते चलिए, c और e की वैल्यू रख के निकालते चलिए। जब a की वैल्यू आ जाएगी तो e और a के बीच में कर्व खींचिए, जैसे कर्व खींचते थे बचपन में, बस वही है, ठीक है। चलिए, तो इसमें इससे ज्यादा नहीं कि हर एक वैल्यू निकाल करके दिखाऊं, इसके लिए आप रिफ्रेशर का यूज कर सकते हैं, वैल्यूज आपको मिल जाएगी उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। ठीक है, 12 का पहला, आपको एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अगर एक आयन होगा तो मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अगर ये 1 मोल है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फैराड है, एंड दैट इज योर आंसर। फिर कहता है कॉपर +2 से कॉपर के लिए, अगेन आप देख रहे हैं 2 फैराड है। अब ये है 1 मोल MnO4 माइनस, तो MnO4 माइनस, इसमें मैंगनीज किसमें है? +7 में, 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। मतलब इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है तो इसको X मान लो, ऑक्सीजन की -2 है, -1, ये 11th क्लास में रेडॉक्स में करा था, तो ये +7 आ जाएगा। तो मैग्नीज बेसिकली +7 से जा रहा है +2 में, पांच इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5 फैराड है। ये रहा आंसर नंबर 12। करके देख लीजिए, लिख के देख लीजिए, आंसर मैच करके देख लीजिए।
अच्छा, अगला भी फेराडे की टर्म्स में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है 20 ग्राम कैल्शियम। 20 ग्राम कैल्शियम का मतलब कितना हो गया? 1/2 मोल कैल्शियम। कहां से निकालना है? कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड मतलब कैल्शियम +2 से कैल्शियम बनाना है। अगर इसका 1 मोल हुआ तो इसका भी क्या बनेगा? 1 मोल। कब? जब इसके 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। और आपको कितना बनाना है? आधा, है ना? 1 मोल कैल्शियम +2 रिक्वायर 2 mole electron to produce 1 mole कैल्शियम। तो अब आपको इसका हाफ मोल लेना है। एक सेकंड, आधा मोल है तो इसका 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फेराडे। आराम से देख लीजिए। इसके बाद क्या कह रहा है ये? 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 मोल लोगे तो इसके 3 मोल की जरूरत पड़ेगी, और इसका 1 मोल बनेगा, मतलब 27 ग्राम। और इसको कितना चाहिए? 40 ग्राम। तो आप कह सकते हो 3 फेराडे प्रोड्यूस 27 ग्राम, नहीं, हाँ यूं कह सकते हो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 फेराडे। तो 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कैसे प्रोड्यूस करोगे? 3/27 इंटू 40 फेराडे। तो 40/9 फेराडे। अब इसको सॉल्व कर दो, जो भी आएगा 4.44। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला 1 मोल H2O2O2, यानी कि आप H2O से इसको तोड़िए, H2 + O2, ठीक है। ये है आपका हिसाब। अगर इसमें देखें तो ऑक्सीजन 2- में है, O2 बनेगा, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। अब इसकी बैलेंसिंग देखनी पड़ेगी आपको। बैलेंसिंग क्यों देखनी पड़ेगी? हो तो गया, है ना? हाफ मोल O2 को प्रोड्यूस करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकलने पड़ेंगे, और क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। तो 1 मोल H2O को ऑक्सीजन में चेंज करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 2 फेराडे। ये हो गया पहले का आंसर। 1 मोल FeO to Fe2O3। ठीक है, तो इसमें बेसिकली Fe+2 जो है वो Fe+3 में चेंज होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो 1 मोल के लिए तो 1 मोल आ जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 फेराडे 96487 कूलम। खत्म। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं अब। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक है जिंक सल्फेट का, एक है AgNO3 का, एक है कॉपर सल्फेट का। सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं इन्होंने। अब आपको पता है
W बाई ई का रेशो कांस्टेंट होता है ना, कि चलो मैं भूल गया हूं, तो मुझे पता है E क्या था वो, हाँ E Q अपॉन 96500, तो W बाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 96500, Q होता है I इंटू टी, तो ये जब सबके लिए कांस्टेंट है तो W बाई ई का रेशियो भी सबके लिए क्या आएगा, कांस्टेंट। तो ये चीज इसको दिमाग में रखनी है, बस हो जाएगा। तो W बाई ई फॉर जिंक इज इक्वल टू W बाई ई फॉर सिल्वर एंड W बाई ई फॉर कॉपर, ये सब बराबर होगा। अब जो आपसे बोले, अब जो आपसे पूछे उसका डेटा रखते चलिए। क्या बोलता है, स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, अच्छा इसकी वैल्यू 1.5 दे दी, was passed through them until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर, सिल्वर यानी कि Ag प्लस होता है 108 और इसका वैलेंसी फैक्टर 1, तो E की वैल्यू आ जाएगी 108, तो T यहां से मेरे पास निकल जाएगा 864 सेकेंड, ये टाइम आ गया आपके पास। व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक, अब कॉपर के लिए निकालना है तो W आपको पता ही है 1.45, E आपको 108 पता ही है, W आपसे पूछा है कॉपर, कॉपर होता है 62.5, कॉपर का मास नंबर कितना होता है 62.5 अपॉन 2, तो E निकाल देते हैं सबके, है ना। E ऑफ सिल्वर निकालिए 108 अपॉन 1, E ऑफ कॉपर निकालिए 63.5 होता है शायद, प्लस 2, E ऑफ जिंक निकालिए 65.3 होता है अपॉन 2, इन सबके ये होते हैं 63.5 अपॉन 2, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका W आ जाएगा, किसका, कॉपर का 0.426 ग्राम इसका निकलेगा कॉपर के लिए। अब जिंक चाहिए तो इन दोनों को बैलेंस कर दीजिए, जिंक का मास हो गया 65.3 और 1.45 108, इसको सोल्व कर दीजिए।